दोस्तों, भारत में जब भी मैं एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बारे में सोचता हूँ या मैं इलेक्ट्रिक वाहन को ओन करता हूँ तो सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आती है वो आती है उसके चार्जिंग को लेकर। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना बहुत आसान है पर उसको हर कदम पे चार्ज करना बहुत मुश्किल। पेट्रोल गाड़ियों में 5 मिनट में पेट्रोल भरने जितना आसान काम ये नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन। तो आज हम पहुंचे हैं ईवी कॉस्मोस। ईवी कॉस्मोस जो है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं और हमारे मन में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले चार्जिंग को लेकर चिंता में सवाल आते हैं। उन सारे सवालों को हम करेंगे ईवी कॉस्मोस की टीम से। ईवी कॉस्मोस से हमारे साथ आज शान जी और अमिताभ जी होने वाले हैं, जिनसे हम लगभग सारे ही सवाल करेंगे जो आपको एक कॉमन आदमी को एक गाड़ी खरीदने से पहले जरूरी है या आपको जानना जरूरी है। तो इन सारे सवालों का, जैसे कि ईवी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, कितना जो है पैसा देना है, क्या सारी दिक्कतें आती हैं, कहाँ मुझे चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, अगर मैं खुद चार्जिंग स्टेशन लगवाना चाहता हूँ और दूसरों की ईवी भी चार्ज करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एक ईवी चार्जिंग स्टेशन पे फेस करनी पड़ती हैं, इन सब सवालों को लेके और बहुत सारे सवालों को लेके हम पहुंचे हैं ईवी कॉस्मोस के पास। सर, वेलकम टू बिहाइंड द व्हील्स। It's nice to have your time. Let me introduce both of them. He is Mr. अमिताभ and ये है Mr. प्रशांत। ये दोनों ही जो है वो ईवी कॉस्मोस से हैं और ये लोग आज हम लोग के साथ में रहेंगे। हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और किस तरह से ईवी डोमेन में जो है चेंजेस आ रहे हैं। और ईवी डोमेन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब हम ईवीज़ की बात करते हैं तो मेजर जो एक क्वेश्चन आता है वो चार्जिंग को लेके आता है। तो चार्जिंग के बारे में बात करेंगे, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और जो भी सारी रेलेवेंट बातें रहेंगी सेक्टर से लेकर। तो एक बहुत ही फ्रूटफुल सा डिस्कशन होने वाला है मिस्टर प्रशांत और मिस्टर अमिताभ के साथ में। और जो सारे भी क्वेश्चंस एक जनरल मैन के, एक कॉमन मैन के मन में होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और एक ओईएम और एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे एक ईवी इंस्टॉलेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन और एक कंसल्टेंसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो मिस्टर प्रशांत और मिस्टर अमिताभ, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जो है पूछता हूँ इनको कि आपने अपना जो है इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमेन का एक्सपर्टीज़ ये है दोनों के पास में है। So, I'm a marine engineer and also an MBA graduate, postgraduate. I started my journey with a UK-based shipping company, and thereafter, as the luck had it, since I belong to Bhopal, I was back in Bhopal, and I got the opportunity to associate with a group called People's Group in Bhopal from the inception stage, and then I was there with them for almost 13-14 years, in which I was involved in various projects like education, health, media, etc. Thereafter I was heading a renewable energy company, also solar company, as the managing director, and subsequently then I was into strategic consulting and all. So we, the promoters of this EV Cosmos, we are known to each other for quite a long time, and we were Mr. Prashant and Mr. Pramod, who is the managing director. He is not here today though. So we have been pursuing this dream to work in the green technologies. So that's how Mr. Prashant and Mr. Pramod has of course been visiting various countries to witness this technology. So finally in 2020 we decided to join hands and take this pursuit further, and that's how my journey of almost 24 to 25 years has been in various industries so far, and now there is a major focus on the green technologies. That's a very pioneering career we can say, and now we will just ask Mr. Prashant कि उनका जो डोमेन एक्सपर्टीज है। I am Prashant Mishra. Basically, I am electronics engineer, and I have done my MTech from in energy management. And then for past 30 years or so, I have been involved in medical engineering. Actually, that was my core. I was into maintaining power stages and various parts of this CT scanner, MRI scanners, X-ray machines, ultrasounds. Then I worked in solar industry also. So I have been active in power electronics side
for past 25 to 30 years. So always we were looking for any new thing which is coming, any new technology which is coming. And this EV ecosystem, actually we started of thinking to do something in this industry way back in 2019. And we have visited various countries where EV ecosystem was, at some places it was developing, at some places it was developed. So by taking that overview, we planned that we should do something in our country also. So this is how this started. That's really nice. सर EV Cosmos जो है वो 2015 में आया जहाँ तक है, और कैसे आइडिया आया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे मतलब क्या एक बेसिक कोर कंसेप्ट था, क्या मिशन जो है आप लोगों ने दिया कि इसके ये चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पे करना है, ये फॉर्म करते हैं, इससे ये जो है वैल्यू क्रिएशन होने वाली है। जैसा कि अभी प्रशांत जी ने आपको बताया कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे वर्किंग चल रही थी, तो ये कंपनी 2015 में बन गई थी और हम लोग सब अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व थे, बट कहीं ना कहीं एक ये था कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है। तो उसके लिए प्रशांत जी और प्रमोद जी ने काफ़ी कंट्रीज़ विटनेस करी, जाके इस टेक्नोलॉजीज़ को देखा करा, एंड मतलब ये एक एहसास था कि ये अभी सही समय नहीं है इस टेक्नोलॉजी को लेके आने का। मतलब विचार कई साल पहले आ चुका था और उस पर काम भी करना शुरू किया था, बट उसको कमर्शियली उस पर काम करना हमें लगा कि ये समय सही नहीं है। तो 2019 आते आते ये एक मार्केट की सिचुएशन और जो फैक्टर्स हैं जो उसको कमर्शियली वायबल बनाते हैं, एक्सेप्टेंस इन द मार्केट, ये सारी चीज़ें जब लगा कि अब हो रही हैं, तब हमने इस चीज़ पे विचार किया और फिर EV Cosmos की जर्नी वहाँ से कमर्शियली स्टार्ट हुई 2020 में। सो सर व्हाट इज़ बेसिकली EV Cosmos, मतलब EV Cosmos है क्या, क्या सारी सर्विसेज जो है वो आप लोग देते हैं, या एक जनरल मैन के लिए क्या सारी सर्विसेज हैं? Basically, we are EV charging infrastructure provider company. Okay. So our focus is, as of now, is completely on the charging infrastructure for the EV. Okay. All types of electric vehicles. सारी प्रकार की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें AC DC चार्जर्स रहते हैं। और ये चार्जिंग फैसिलिटी जो हम दे रहे हैं, ये खाली इक्विपमेंट की बात नहीं है, इसमें ये पूरा सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि हमारी टीम एक्सपीरियंस्ड है और उस पर काम कर चुकी है। तो हम पूरा सोल्यूशन लेके जाते हैं कहीं पे, ताकि वो चीज़ सही तरीके से स्थापित हो सके वहाँ पे और उसका उपयोग उस हिसाब से आगे हो सके। सर जैसे EV Cosmos का जर्नी अब तक कैसा रहा है, लाइक आपको अभी काफ़ी, क्योंकि EV Cosmos ऑल्दो लाइक कुछ नया है, बट फिर भी देखें आप लोग का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके कंपैरिजन में हाउ हैज़ बीन द जर्नी ऑफ EV Cosmos सो फार? देखिए, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये मानना है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब आप नया शुरू करते हैं, तो जो एक्साइटमेंट उसमें होता है वो आपको पुराने प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलता। तो हम लोग तो सब वी आर ऑल यंग पीपल हियर, आई वुड से, और हम लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, और दिन रात हम लोग मतलब काम तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग सोते जागते भी, अगर रात के 2 बजे भी हमें कोई आइडिया आता है या कोई चीज़ समझ में आती है, तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर टेकिंग इट। एंड जैसा हमने आपको बताया कि इस दौर में हमने टेक्नोलॉजी हमने रियलाइज़ किया कि इंडिया में अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, तो या तो हमें उस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करना पड़ेगा और फिर कमर्शियली आना पड़ेगा मार्केट में, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को साथ लेना पड़ेगा जिसके साथ हम मार्केट में शुरुआत कर सकें। तो वो वहाँ से हमारी कोलैबोरेशन की शुरुआत हुई, जो हमने 2020 दिसंबर में चार्जनेट कंपनी के साथ करी। एक यूके का ग्रुप है कोडजेन, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया मार्केट, और वहाँ से फिर हमने जर्नी स्टार्ट करी। अब वो टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या हुआ वो थोड़ा प्रशांत जी आपको बताएंगे। टेक्निकल कोलैबोरेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम EV इकोसिस्टम की बात करें, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कंबाइन होकर पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं, और सारी चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। आज कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है, 2 व्हीलर लें, 3 व्हीलर लें, 4 व्हीलर लें, तो वो अगर उसको लेके कहीं निकलेंगे तो उनको सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी उसकी चार्जिंग की।
तो चार्जिंग एक इसका बिल्कुल इनहेरेंट कंपोनेंट है। लेकिन चार्जिंग की जब हम बात करते हैं तो चार्जिंग अपने आप में 3-4 अलग अलग डोमेन्स को मिला के एक चार्जिंग का डोमेन क्रिएट होता है। एक उसमें चार्जिंग का हार्डवेयर है, उसमें फिर आपको चार्जिंग लेनी है तो एक उसकी एप्लीकेशन जहाँ से कि यूज़र का इंटरफेस एस्टेब्लिश होता है, एक पार्ट वो है। फिर यूज़र लिए गए चार्ज का भुगतान पेमेंट कैसे करेगा, वो एक अलग उसमें डोमेन आता है, और इन सबको मैनेज करने के लिए पीछे बैकएंड। तो जब तक ये तीनों चारों चीज़ें यूनाइट होकर यूज़र को एक सामने कंफर्टेबल और सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं देंगी तो वो चार्जिंग को लेके उसके मन में बहुत शंकाएं रहेंगी। तो पहला और आखिरी जो हमारा उद्देश्य पहले दिन से रहा है कि उस एक्सपीरियंस को हम कितना बेहतर बना सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं। एक तो यूज़र वो है जो कि आईटी और इन सब से कन्वर्सेंट है, वो कंफर्टेबल है इनके साथ। लेकिन वहीं पे अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है जो उससे उतना कन्वर्सेंट नहीं है, वो कैसे उसको अप्रोच कर सकता है। तो हमने उस चीज़ों को हमने सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी, उन चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया। बाकायदे हमारे जितने भी चार्जिंग वहाँ पे हम पूरा डूज एंड डोंट्स भी जो हम लगाते हैं तो हम सारी भाषाओं में लगाते हैं। एक इंग्लिश में हम लगाते हैं, जैसे हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो हिंदी में, बाकी हम जिस स्टेट में करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं में इस टाइप का हम पूरा ये, ताकि कोई भी आदमी अगर उसको कुछ भी मुश्किल आए तो वो इनको पढ़कर ही वो चार्जिंग से निकल जाएगा, कर लेगा, सरल तरीके से उसमें लिखते हैं। और अगर वो नहीं कर पाता तो इसके बाद वो अगर हमें कांटेक्ट करे तो हम कर लेते हैं। हालांकि ऐसी नौबत अब बहुत कम आती है। तो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटिव पार्ट पे जो बात हो रही थी, तो जो हमारा उद्देश्य था कि पूरा इंटीग्रेशन हमारा कंफर्टेबल सीमलेस होना चाहिए यूज़र के लिए, उसमें हम तो हमारे एंड से फुली सेटिस्फाइड हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ये प्रोसेस इतनी स्मूथ थी, क्योंकि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क के कुछ इश्यूज हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ गाड़ियाँ भी इवॉल्व हो रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ उनके एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो भी अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, हम भी अपने सिस्टम को अपडेट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग कंबाइन होकर एक मीडियम पाथ निकालते हैं। उस पाथ में मैं ये जरूर कहूँगा कि चैलेंजेस आए, और आज तक हम उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हुए आगे चल रहे हैं, ये मेरा कहना है। इसमें मैं एक चीज़ बस और ऐड करूँगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के बिल्कुल बॉटम पे बैठे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करके ला रहे हैं, और पूरी सर्विसेज जो जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चीज़ें इंटीग्रेट करके हम दे रहे हैं कस्टमर को। तो जो चैलेंजेस आते हैं, प्रशांत साहब और उनकी टीम इतनी ज़्यादा तत्पर है कि वो रियल टाइम बेसिस पे उसको हम रिजॉल्व कर पाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे चार्जर सब कनेक्टेड हैं सर्वर के थ्रू हमारे बेस स्टेशन से। सो दैट इज़ अ बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है उसमें, कि हम उसको रियल टाइम एड्रेस कर पाते हैं। मतलब हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि हमें दिखता है कि कोई यूज़र वहाँ परेशान हो रहा है या वो किसी कारण से चार्जिंग नहीं ले पा रहा है, तो हम सीधे उसको रिंग करते हैं कि आपने क्या किया, कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, या क्या आपकी चार्जिंग शुरू हो पाई। तो कई बार नहीं हो पाती तो वी गाइड देम, हम उनको बताते हैं कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, आपने ये गलती करी। कई बार अभी एप्लीकेशन कई लोग नहीं चला पाते, या हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि आप गन ठीक से लगाइए चार्जिंग गन, पर चार्जिंग गन ठीक से कैसे लगाना है वो अपने आप में वो बिजली का उपकरण है जिसमें आपको एक हाई पावर का केबल आपको इंजेक्ट करना है। तो एक इंजीनियर या कोई जो बिजली का या इलेक्ट्रिक का काम करता है उसके लिए आसान है। कोई एक यूज़र जो है जिसको पता ही नहीं कि ये क्या है, तो वो तो अब करेगा, गलती करता है वहाँ पे। तो हम ये भी समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि आप गन आपकी ठीक से नहीं लग पा रही है, तो फिर हम बताते हैं कि आप इसको थोड़ा ऐसा और ऐसा, मतलब इस टाइप की टीजन प्रॉब्लम्स अभी आती हैं इसमें यूज़र एंड से, क्योंकि हमारा उनको भी एड्रेस करते हैं। क्योंकि हमारा बेस स्टेशन पे हम जो सर की निगरानी में टीम है वो रियल टाइम उसको मॉनिटर करती रहती है। जैसे सर ने बताया, कई दफ़े तो अगर कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है यूज़र को, उससे पहले कि वो हमसे संपर्क करे, हम उससे संपर्क कर लेते हैं कि ये आप ये गलती कर रहे हो, इसको मत करो, तो इससे आपको चार्जिंग मिल जाएगी। तो ये हमारा एक उद्देश्य इसमें टेक्नोलॉजी अच्छी रखने के साथ साथ ये भी है कि वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा पूर्ण रूप से यूज़र को मिल पाए।
That's right. सर अब तक जैसे कि जो आपका जर्नी रहा है तो वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि आप लोग बेस स्टेशन से लेके आप एंड यूज़र का जो ख्याल रख रहे हो, क्योंकि जब से एक बार अगर मुझे बेटर सर्विस मिलती है तो डेफिनेटली आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं किसी और चार्जिंग इंफ्रा पे ना जाके आपके इंफ्रा पे डेफिनेटली आऊँगा। तो सर जो यूज़र को चार्जिंग इंफ्रा देने की बात हो गई, तो सर उसमें जो लैंड की ज़रूरत पड़ती है, जगह की, पार्किंग स्पेसेस की, तो वहाँ पे क्या सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, गवर्नमेंट का क्या एड आपको वहाँ पे मिला है, और किस तरह से आप उसको देखते हैं कि क्योंकि मेरा ही मानना है कि जब आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो आपको चार्जिंग बूथ के वहाँ पे ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिए जिसको आप पूरी तरीके से सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में एक बेटर चार्जिंग एक्सपीरियंस दे सकें। तो वो सारे क्या चैलेंजेस रहे और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? देखिए, इसमें एक तो जगह के जहाँ तक के चैलेंज की बात है तो कंपैरेटिवली अगर हम इसको कंपेयर करें कि पेट्रोल पंप से कंपेयर अगर हम करें तो थोड़ी सी जगह ज़्यादा लगती है, दुगनी या तिगनी तो ज़्यादा नहीं लेकिन मार्जिनली ज़्यादा तो लगती है जगह, प्लस चार्जिंग का टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें चार्जिंग स्टेशन के लिए हो जाती है साइट सिलेक्शन, या जगह की जो हम चुनाव करते हैं वो हम कैसे करें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कम से कम वहाँ पे हमें अनइंटरप्टेड पावर विद और गुड क्वालिटी पावर मिले। वो एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि पता चला वहाँ पे वोल्टेज या पावर अनस्टेबल है तो ये इक्विपमेंट तो उसको उतने आसानी से अगर वहाँ पे चलेगा नहीं तो यूज़र परेशान होगा। तो क्वालिटी ऑफ पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर और पावर सोर्स से हमारे इक्विपमेंट की दूरी जो हमको जगह मिल पा रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई एक यूज़र आता है और वो कहता है कि उसकी गाड़ी में उसको आधे घंटे की चार्जिंग की ज़रूरत है, तो उस आधे घंटे वो चार्जिंग के अलावा वो उस जगह के आसपास क्या वो कुछ कर सकता है जिससे उसको रिक्रिएटिव या उसको कुछ एक टाइम, उसका क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले और बीच में ये आधे घंटे वो स्पेंड करके और अपना निकल जाए। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग क्राइटेरिया में इसको बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं। तीसरा जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो इसमें पॉलिसी, गवर्नमेंट की अभी पॉलिसीज आई हैं जो काफ़ी एनकरेजिंग पॉलिसीज भी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लैंड बैंक आपको अवेलेबल कराएंगे और काफ़ी अच्छे रेट पे कराएंगे। उसमें उनकी कुछ शर्तें भी हैं कि इस टाइप के आपको करंट इक्विपमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। वो अभी भी वो एक तरीके से रोल आउट पे है, पॉलिसी आ तो गई है लेकिन वो इम्प्लीमेंटिंग फेज में है अभी। अब इसको लेके स्टेक होल्डर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, प्लस उन जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि या कह रही है कि हम यहाँ पे आपको जगह देंगे, वहाँ पे फिर यही इश्यूज जो हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। कई बार मैं कहता हूँ कि एक इक्विपमेंट पे मेरे को सपोज एलटी कनेक्शन से मुझे पावर चाहिए, वहाँ पे डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक पावर में क्या होता है कई बार लोड शेडिंग बहुत होती है, लंबे लंबे पावर कट होते हैं आउट लोकेशन पे। तो अब अगर किसी एक साइड पे मेरा चार्जिंग स्टेशन लगा और यूजर वहाँ पहुंचा और पता चला वहाँ पे 5 घंटे का कट है, तो वो उसके आगे वो जा नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट की लोकेशंस पे भी अगर इस टाइप के कुछ चैलेंजेस हैं तो उनको ओवरकम करने के बाद मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत अच्छी दिशा है। सर आपका चूँकि इलेक्ट्रिकल का बेटर बैकग्राउंड है और अभी आपने एक बात की गुड क्वालिटी पावर जी, तो सर जो इलेक्ट्रिकल सर्ज होता है, वोल्टेज रेगुलेशंस फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो सर एक व्यक्ति चाहता है कि अगर उसने कोई गाड़ी ले रखी है, कोई उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसमें कोई ऐसा डिस्ट्रप्शंस ना है। हाँ। तो आप लोगों के जैसे 2 तरीके की चार्जिंग भी अभी आगे बात करेंगे, जी। एसी और डीसी होता है, तो सर उसमें आप लोगों का जो प्रोटेक्शन है, तो आप लोगों के जो चार्जर्स हैं वो कितने ज़्यादा उस चीज़ को अवॉइड करते हैं? इसमें देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी वाइज ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ भी पैसेंजर व्हीकल्स में CCS2 प्लेटफॉर्म चल रहा है, चाइना में हम जाते हैं तो GVT चलता है, एक जापानीज जो प्लेटफॉर्म है दैट इज CHAdeMO। ये सारे प्लेटफॉर्म्स चलते हैं, लेकिन सब में एक जो स्टेज होती है कि चार्जिंग शुरू करने से पहले, चार्जिंग मीन्स की एक्चुअल फिजिकल पावर ट्रांसफर शुरू करने से पहले कुछ इंटीग्रिटी चेक्स होते हैं बोथ साइड के। अच्छा। एक इंटीग्रिटी चेक चार्जिंग स्टेशन व्हीकल के साथ करेगा और वही इंटीग्रिटी चेक व्हीकल चार्जर के साथ करता है। उसमें प्राइमरीली आइसोलेशन चेक, आपका रेजिस्टेंस के चेक कि कितना आइसोलेशन है, ग्राउंडिंग प्रॉपर है कि नहीं, अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये वो सारे चेक्स जिनसे कि हैजार्ड पैदा हो सकता है, जो भी हैजार्डस साइड है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर की,
जब तक वो चेक्स ओके नहीं हो जाते चार्जिंग शुरू ही नहीं होती। अगर व्हीकल कोई चीज़ मिस कर रहा है तो चार्जर उसको मिस नहीं करेगा, और अगर चार्जर कुछ चीज़ मिस कर रहा है तो व्हीकल उसको मिस नहीं करेगा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जब तक एब्सोल्युटली सेफ पावर ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म एश्योर नहीं हो जाता, पावर ट्रांसफ़र नहीं शुरू होगा। ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अब सर्ज की जो आप बात कर रहे हैं, सर्ज तो पीछे से पावर लाइन का एक कंपोनेंट है सर्ज को। उसके लिए हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड है हमारा, या और जो भी इसमें इंस्टॉलेशंस होते हैं, उसमें सबसे पहली स्टेज पे हमें एक अर्थ फॉल्ट का डिवाइस लगता है। उसकी अगली स्टेज में सर्ज प्रोटेक्शन का डिवाइस रहता है। ये इनहेरेंट ही रहता है इसमें। अगर ये कुछ भी सर्ज प्रोटेक्शन, सर्ज आती है या पावर का कुछ भी इशू आता है या अर्थिंग का इशू आता है जो कि आगे अनसेफ कर देगा ऑपरेशन को, तो यहाँ से पूरा सिस्टम को पहले ही ट्रिपिंग हो जाती है। तो ये सेफ्टी मेजर्स काफ़ी हैं इसमें। जो लोगों का एक डाउट रहता है कि पर्टिकुलर स्टेशन से कोई चार्जर ऐसा रहा है कि हमारी गाड़ी की बैटरी या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को खराब करे, तो वो एक चीज़ आपके यहाँ प्रोटेक्टेड है कि मतलब वो सारे फ्यूजेस वगैरह जो है आपने पीछे से कितना भी जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हो रहा हो, पर जो गाड़ी को पावर डिलीवर हो रहा है एसी या डीसी, वो स्टेडी पावर डिलीवर। हाँ, अगर पीछे से इनकमिंग लाइन से अगर पावर बहुत ज़्यादा खराब आ रही है तो उस केस में चार्जिंग होगी ही नहीं, ताकि यूज़र सेफ रहे। हालांकि अभी तक हमने ऐसा केस, एक भी हमने ऐसा केस अभी देखा नहीं है। अच्छा, जहाँ पे पावर इंटरप्शन से चार्जिंग ना हो रही। हाँ, ऐसा अभी तक तो नहीं देखा। अभी हम लोगों ने देखा है कि इंडिया में कोई चार्जिंग पोर्ट को लेके स्टैंडर्ड जो है वो नहीं है। भारत DC 001 है, AC 001 भी है, दो तरीके के पोर्ट्स जो हैं कुछ 3 व्हीलर्स में देखा। बट ये देखने में आया कि जो OEMs होते हैं वो हर OEMs का एक अपना अपना चार्जर है, अपना अपना पोर्ट है, और आपका जो स्टेशन होता है तो वहाँ से जो गन होती है तो सब तरीके की गन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं एक OEM की गाड़ी आपके यहाँ से चार्ज, तो क्या सारी गाड़ियाँ मैं आपके पोर्ट से चार्ज कर पाता हूँ, या आपके स्टेशन उसको कैसे ओवरकम करते हैं? देखिए इसमें, हाँ, इसमें अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें 4 व्हीलर की, तो इसमें 2 प्लेटफॉर्म, मतलब 2 ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं। जैसे CCS2 और CHAdeMO मैंने बताया आपको। तो अगर CCS2 का जो कोई भी व्हीकल आता है, जैसे हमारे चार्जर जो चूंकि अभी इंडिया में CCS2 गाड़ियाँ ही आ रही हैं, रोल आउट हो रहा है, तो हम भी चार्जिंग जो हमारे इंफ्रा लगा रहे हैं हम CCS2 पे लगा रहे हैं। अब जैसे अगर CHAdeMO या इनके प्लेटफॉर्म पे आएगी तो हम वो भी उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वो तो कम से कम इंडिया में CCS2 गाड़ियाँ ही आ रही हैं, रोल आउट हो रहा है, तो हम भी चार्जिंग जो हमारे इंफ्रा लगा रहे हैं हम CCS2 पे लगा रहे हैं। अब जैसे अगर CHAdeMO या इनके प्लेटफॉर्म पे आएगी तो हम वो भी उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वो तो कम से कम स्टैंडर्ड है। अब हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन एक्चुअली, क्योंकि इसमें प्राइमरी जो क्या बोलते हैं मोटिव है, वो प्राइमरी मोटिव ये कि आदमी अपने घर पे गाड़ी चार्ज कर ले। उसमें जनरली एक 3 पिन सॉकेट ही उसमें दिया जाता किसी भी उनके चार्जिंग मैकेनिज्म में, किसी भी व्हीकल के चार्जिंग मैकेनिज्म में। तो अब अगर किसी का चार्जिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है तो वो एक एडाप्टर लगा के, अगर किसी का कॉम्पेटेबल नहीं है तो वो भी एक 2-3 वेरिएशन आएंगे, तो उनके एडाप्टर बना के उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो एक बड़े लेवल तक इस समस्या से निपटा जा सकता है कि गवर्नमेंट को आने, जैसे DC 001 है तो वो भी काफ़ी आउटडेटेड है करंट स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसा गाइड करना चाहिए OEMs को कि आप जो गन है या लाइक जो भी चार्जिंग पोर्ट है वो एक स्टैंडर्ड हो जाए, तो उससे काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व होगी इस मैटर में? गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। लेकिन अब जैसे जो DC 001 जो आप कह रहे हैं, तो वो अभी जैसे आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक व्हीकल है जो DC 001 पे ऑपरेट कर रहा है। तो उसकी कितनी यूटिलिटी है, कितनी प्रासंगिकता बचती है, और जो बाकी जो प्लेटफॉर्म, बाकी गाड़ियाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये एक आत्ममंथन करने के बाद इस पे क्या निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, वो एक चीज़ है। बट अल्टीमेटली अगर हम कॉमर्शियल एंगल की बात करेंगे तो जनरली कॉमर्शियल प्लेयर्स उसको कितना सपोर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है। आज अगर कोई उस GBT प्लेटफॉर्म पे, जो DC 001 प्लेटफॉर्म पे अगर कोई किसी के पास 50 गाड़ियों का कोई फ्लीट ऑपरेट कर रहा है तो वो तो कम से कम उसको यूज़ करेगा। लेकिन अगर कोई नया कहता है कि मेरे को 20 गाड़ियों का फ्लीट मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बनाना है, तो वो यूज़ नहीं करेगा। बट इवेंचुअली ये फेज आउट किया जा सकता है ये आने वाले समय। सर, जब हम चार्जिंग स्टेशंस की बात करते हैं तो हमने बात किया था कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सर स्पेशली अगर बात की जाए स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, जी। बात की जाए अगर बड़े बड़े मॉल्स की पार्किंग्स की या फिर मेगा पार्किंग्स की, तो वहाँ पे अगर हम एक डेडिकेटेड, चूँकि अब टाउन इन्वेंटरी प्लानिंग और अदर जो भी अब डेवलपमेंट रूल्स आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ईवी स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पे ईवी चार्जिंग स्पेस रहेगा, तो सर वहाँ पे चार्जेस लगाना जो है हमारे लिए एक कैसे देखते हैं आप उसको, कि मतलब वो बेनिफिशियल है और किस तरह से उनको लगाया जा सकता है? जैसे कि जहाँ भी मतलब मेजरली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ पे व्यक्ति जो है अपनी गाड़ी स्टैंड स्टिल, जैसे मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, ऑफिस में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अब मेरे पास वहाँ पे चार्जिंग गन है, मैंने उसको रिचार्ज किया और फिर इस तरह से जो चीज़ें। जैसे वही जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, अभी अमिताभ जी भी और डिटेल में बताएंगे, जैसे हमने वो कंट्रीज भी विजिट करी हैं जहाँ पे कि डेवलप एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और जहाँ पे डेवलप्ड है। इन दोनों सिस्टम्स में अगर आप कहीं भी जाते हैं तो ऐसी जो जगहों की आप बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जहाँ पे कि एक मास मूवमेंट होता है, आदमी का व्हीकुलर मूवमेंट होता है, वहाँ पे हमेशा हमने हर जगह पे चार्जिंग फैसिलिटी देखी, स्लो भी मिली, फास्ट भी मिली, सब मिली। तो देर सवेरे हमारे यहाँ भी होना चाहिए। और इसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि आज आदमी अगर नहीं तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाएगा ही नहीं। उस केस में उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल हमेशा एक सेकंड व्हीकल बन के रह जाएगा। अगर उसको प्राइमरी व्हीकल उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है सिटी कम्यूटिंग या सिटी में जाने के लिए भी, तो उसको चार्जिंग की सुविधा इन सब जगहों पे तो मिलनी चाहिए। इन्हीं सब जगहों में से तो कहीं कहीं आदमी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेवलप्ड सिस्टम्स में तो है और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी होगा ये। बिल्कुल, जैसा प्रशांत जी ने कहा, पहली बात तो जो सबसे बड़ा इसमें एक इनहेरेंट एडवांटेज है कि इन जगहों पे जो आपने बताई, मॉल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, वहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं होती, दूसरा पावर की कोई कमी नहीं होती, और ऑब्वियसली वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, तो वहाँ लगाना इज़ डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है और लगाई जा सकती है, और लगाने का प्रोसेस चल भी रहा है। हमें कई ऐसे संस्थानों ने संपर्क किया है जो लगाना चाहते हैं और हम लगा भी रहे हैं उसको। ओके, दैट्स रियली नाइस। सर एक जो अगर हम बात करें चार्जिंग स्टेशन से हटके, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और बाकी आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशंस भी रहता है। तो सर अदर देन चार्जिंग स्टेशन आप लोग क्या सारी सर्विसेज देते हैं, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करें ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या सारी चीज़ें हैं। मैं इनिशिएट करता हूँ उसको कि हमारा मानना है कि अगर बेसिकली हम ईवी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ईवी इकोसिस्टम में भले ही जो कस्टमर हमारे पास आया है, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर आया है, वो अपनी समझ से हमसे कोई सर्विस चाहता है, लेकिन हमें मालूम है कि उस चीज़ को चलाने के लिए उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है या है, तो वो भी हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईवी का सिलेक्शन है, क्योंकि हम लोग जब इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो हमें गाड़ियों के बारे में भी जानकारी है, हम गाड़ियों को भी प्रैक्टिकली चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज चार्जिंग बिना गाड़ियों के संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो उसकी क्या स्थिति है, उस पर्टिकुलर यूज़र के लिए क्या उपयोगी रहेगा, उसको कैसे लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, इवन इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी कि वहाँ पे क्या प्रोटेक्शंस लेने, जैसे अभी सर ने बताया कि वो हमें वहाँ प्रोटेक्शंस क्या लेने चाहिए ताकि दिक्कत नहीं आए, क्योंकि कई दफ़े कस्टमर को ये चीज़ें नहीं मालूम होती, वो सिर्फ कहता है हमें ये इक्विपमेंट दे दो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको सारी चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए या इससे आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। सर बात करें तो जो एक अभी हम बात करते हैं 4 व्हीलर्स जो हैं उनमें मोस्टली फिक्स्ड बैटरी देखने को मिल रही है, जिसमें बैटरी आप चेंज नहीं कर सकते हो, बैटरी पैक 8 साल की वारंटी है या कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वारंटी है। पर अगर बात करें 2 व्हीलर्स की, तो अभी कुछ गाड़ियाँ ऐसी देखने को मिली है जिसमें हम लोग बैटरी स्वैप कर सकते हैं। तो आप लोग चार्जिंग स्टेशंस के साथ में अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस वगैरह भी जो होते हैं तो वो कितने फीजिबल होते हैं, क्योंकि एक लोगों को कंप्लीट पैकेज वहाँ मिल सकता है। तो बैटरी स्वैपिंग हो गया, और एक और जो चीज़ आती है कि बैटरी डिस्पोजल, क्योंकि सर एक हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की, पर जब बात आती है लिथियम आयन बैटरी को डिस्पोज करने की, तो वो भी एक मेजर वेस्ट है, जहाँ भी उसके जो वेस्ट कंपोनेंट्स हैं रियूजेबल नहीं है। तो उन दोनों का जो सोल्यूशन, मतलब बैटरी स्वैप भी और बैटरी जब लाइफ पूरी हो गई तो रिसाइकल के लिए भी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उसके लिए आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो वो प्लीज शेयर कीजिए। इसमें बैटरी स्वैपिंग, जब हम 2 व्हीलर इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये इसमें बैटरी स्वैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो बैटरी स्वैपिंग बढ़ भी रही है।
गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है कि बैटरी स्वैपिंग स्टेशन डालिए, ये करिए, और बहुत लोग आ भी रहे हैं। अभी अगर हम हमारी बात करें तो हमारा भी प्राइमरी फोकस डीसी फास्ट चार्जिंग पे यूँ है कि हम अभी पैसेंजर सेगमेंट को भी एड्रेस कर रहे हैं, बट पैरेलली वी आर वर्किंग ऑन बैटरी स्वैपिंग भी। ये सॉल्यूशन हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, बैटरी स्वैपिंग का बहुत जल्दी आएगा, और हम उसमें भी कोशिश वही करेंगे जो हमारी आज तक की जो मोडस ऑपरेंडी और जो हमारा मोटो है कि हम यूज़र को कैसे उसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट और आसानी दे सकें। तो हम उस तरीके पे वर्क कर रहे हैं। जिस दिन हमारा वो तरीका हमारे हिसाब से हम लोग इवॉल्व कर लेंगे तो वी विल डेफिनेटली कम विद बैटरी स्वैपिंग ऑप्शन, जो कि होना ही चाहिए। उसके बिना टू व्हीलर इकोसिस्टम एक लिमिट के आगे नहीं एक्सपेंड कर पाएगा। अब बैटरी रिसाइकलिंग की जो आपने बात करी, लिथियम आयन, अभी लिथियम आयन बैटरी पैक चल रहे हैं, लिथियम फॉस्फेट भी आ रहे हैं। अब चूंकि ये सेगमेंट अभी इतना नया है कि ये अभी डिस्पोजल स्टेज पे इंडिया में नहीं आए हैं। अगर हम बात करते हैं, चलिए 7 साल की बैटरी की वारंटी है तो एक एंटिसिपेटेड लाइफ 7 साल है। टू व्हीलर की बात करते हैं तो चलिए उसकी भी एक 3 साल की एंटिसिपेटेड लाइफ है, उतने में वो अपने साइकिल पूरी कर लेगा। तो जो हमें लग रहा है कि हम उस पर भी बहुत एग्रेसिवली वी आर लुकिंग फॉर आई मीन ग्रीनर टेक्नोलॉजी। सिर्फ रिसाइकिल करना या उसको साल्वेज करना या जो भी उसके जो अभी जो एडॉप्टेड तरीके हैं उसको अडॉप्ट करते हुए हम उसमें उसको कुछ बेटर कैसे कर सकते हैं, वी आर इनटू दैट प्रोसेस, एंड डाउन द लाइन डेफिनेटली वी विल कम विद ऑल दीज ऑप्शंस। जब हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट, एक एंड यूज़र को जो कॉस्ट आती है वो जो है वो काफ़ी मैटर करती है लोगों को, क्योंकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो स्टैंडर्ड प्राइस कहीं ना कहीं होता है ओवर द स्टेट्स। अगर हम बात करें ओवर द नेशन नहीं है कॉमन तो, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिले हैं फ्रॉम चार्जिंग स्टेशन टू स्टेशन, कार टू कार। तो उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं, मतलब किस तरीके से चार्जिंग वगैरह जो कॉस्ट होती है वो लोगों को आती है, और किस तरह से वो चीज़ें जो है आप लोग डिसाइड करते हैं, या फिर जो भी आपसे सर्विस ले रहा है, लाइक जो भी आपके क्लाइंट है वो एंड यूज़र को दे रहे हैं, तो वो किस तरह से डिसाइड करते हैं, इसके क्या सारे पैरामीटर्स हैं, वो थोड़ा शेयर कीजिए। चार्जिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो अभी फास्ट चार्जिंग या स्लो, दो ही चार्जिंग है। तो स्लो चार्जिंग में जनरली अभी यूनिट बेस्ड टैरिफ प्रिवेलेंट है कि कितनी, क्योंकि वो स्लो बहुत देर में एक फिक्स नंबर ऑफ यूनिट जाती हैं। प्लस फास्ट चार्जिंग, क्योंकि फास्ट चार्जिंग में टाइम जो है वहाँ पे जो टाइम, द टाइम फॉर विच द मशीन इज बीइंग ऑक्यूपाइड दैट इज क्रिटिकल। तो इसलिए वहाँ पे टाइम बेस्ड टैरिफ अभी अडॉप्टेड है। बट जहाँ तक की बात है वेरिएशन की, प्राइस वेरिएशन मेरे ख्याल से मोर और लेस अभी इन रेंज ये 5-10% ऊपर नीचे अभी अक्रॉस द, अगर हम कंट्री देखें तो कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, इतना वेरिएशन है। अच्छा, और जहाँ हम लगाते हैं, जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हमसे सोल्यूशन लेते हैं, हम उनको गाइड करते हैं कि देखिए आपको ये चार्जिंग टैरिफ्स रखने चाहिए वहाँ पे, एंड मोस्टली दे फॉलो दैट। ओके, दैट्स नाइस। सर अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अप टाइम, इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंस्टीट्यूशंस के अप टाइम की बात है, बिकॉज ये देखने में आया कि कई जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंस्टीट्यूशन इंस्टॉल होते हैं बट वो उतने फंक्शनल नहीं होते हैं कई बार। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि उसमें क्या सारी चीज़ें और की जाए, ना सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात बल्कि मेजर अक्रॉस द कंट्री ये देखने में आया कि बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन फंक्शनल नहीं है। तो वो मेजर रीजंस वहाँ पे क्या रहे और कैसे उनको ओवरकम किया जा रहा है, क्या सारे चैलेंजेस वहाँ पर फेस कर रहे हैं? इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चार्जिंग इक्विपमेंट है बेसिकली ये, तो ये एक साधारण, मतलब वो पेट्रोल डिस्पेंसिंग मशीन नहीं है, ये एक एनर्जी डिस्पेंसर है। तो इट इज़ अ हाई एंड इक्विपमेंट, एक रिफाइंड और बड़ी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम ये लगा है फील्ड में। तो जो भी जो प्रोवाइडर हैं इस इक्विपमेंट के, तो सबसे पहली चीज़ उनका सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए और उनका खुद का डोमेन नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि वो कुछ ब्रेकडाउन्स ऐसे हैं जो अगर लगता है कि अवॉइड किए जा सकते हैं, उसको लेके कुछ प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव स्टेप्स अगर लें तो उस पर काम करना चाहिए। और दूसरा सर्विस अवेलेबिलिटी और सर्विस पर्सनल की अवेलेबिलिटी इन द विसिनिटी एरिया वाइज वो बढ़ाएं। तो कम से कम अगर कुछ भी समस्या आती है तो सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी आपको ये पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है या क्यों वहाँ पे चार्जिंग नहीं हो पा रही है। दूसरा, फिर आपका जो बैकअप है आपके पास, यहाँ पे एक्चुअली प्लेयर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्चुअली वेरी कर जाती है, या उस पर डिपेंड करता है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, उसने मेंटेनेंस को लेके क्या प्लानिंग की हुई है, उस हिसाब से
और अगर वो उसका बैकअप और स्पेयर्स अगर पूरे रहते हैं और अगर वो उनका बैकएंड पार्ट अगर सही है, स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो इस प्रॉब्लम से आप जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो ये बहुत बड़ा इशू है जो कई जगह पे देखने में आता है कि ये सर्विस इश्यूज आते हैं कई जगह, क्योंकि ये एक नॉर्मल बहुत साधारण सी रगड मशीन नहीं है, ये है तो मशीन, इट इज हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मशीन, तो इसको उतनी ही केयर भी चाहिए, वो केयर प्रोवाइडर के एंड से होगी, तो उस पर डिपेंड है। सर आप लोगों का ऐप है जिससे कि नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन से लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो है पता चलती हैं, थोड़ा सा ऐप के बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आपके ऐप के क्या मेजर प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो एक यूज़र को पहले ही पता होता है कि ये सारी चीज़ें जो है मेरे को यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि आपने बीच में भी डिस्कस किया कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, कि अगर एक बंदा जो एक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस नहीं है, वो भी जाके ईजिली चार्ज कर सकता है। और मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ उनका जो ऐप है उसका पूरा इंटरफेस, कि किस तरह से आप जो है ऐप को यूज़ कर सकते हैं, क्या सारा उसमें इंटरफेस जो है वो आता है। एप्लीकेशन हमारी, मैं इंटरफेस भी आपको दिखा दूंगा पूरा, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में एक्चुअली स्टेप्स, जो स्टेप्स होते हैं किसी भी एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, वो स्टेप्स ही हमारी ऐप में बहुत कम है। अच्छा। जैसे चार्जिंग वाले जब उस पर हम जाते हैं, एक जगह तो आपका सीधे बैलेंस दिख जाता है कि ये आपका बैलेंस है, ये आपकी हिस्ट्री में एक पेज पे दिखता है। सेकंड पेज पे सीधा आपका बैलेंस दिखता है कि आपके अकाउंट में आपके कितना बैलेंस है, अगर आपको टॉप अप करना है तो जस्ट यू कैन टॉप अप। और जहाँ चार्जिंग पे हम जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट, एक हमारे चार्जर के कोड रहता है, पिन रहता है, ये भी एक स्टैंडर्ड ही है करीब करीब, तो आपने द मोमेंट यू एंटर द पिन, उस पर्टिकुलर चार्जर का जो भी टैरिफ है वो आ जाता है, टैरिफ सिलेक्ट करिए और भूल जाइए उसके बाद। उसके बाद अगर आपके बैलेंस में पैसा नहीं है तो पेमेंट गेटवे प्रोसेस इट इज वेरी फास्ट, आप पेमेंट गेटवे से आप कर सकते हैं Seamless है। और अगर पेमेंट है, मतलब बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो यू सिंपली सिलेक्ट द टैरिफ एंड फॉरगेट। उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है कि मैं ये क्या चार्जिंग चालू करी जाए या नहीं करी जाए या क्या, वो कुछ भी नहीं है। जस्ट गन प्लग करेंगे एंड चार्जिंग विल स्टार्ट, और वो जो है इंडिकेशन दिखा देगा कि गाड़ी जो है इतने % चार्ज हो गई। वंस यू आर डन आप निकाल के आपकी चार्जिंग चालू हो गई, आप कहीं भी चले जाइए, आप जो भी आपको काम करना आप काम करिए, आपके मोबाइल पे स्टेटस लाइव आता रहता है। अच्छा। और जब चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो भी आपके मोबाइल पे ऐप पे भी दिख जाता है और एसएमएस भी आ जाता है We also provide SMS। कि भाई आपकी इतनी देर का चार्जिंग सेशन जो आपने सिलेक्ट किया था वो पूरा हो गया और अब आप आगे मूव कर सकते हैं। सर इनके रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो एक वार्म कंट्री है, क्योंकि बेसिकली जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे देखा है क्लाइमेट इतना हार्श नहीं है, इंडिया में क्लाइमेट थोड़ा सा हार्श है। तो सर वाइल चार्जिंग द बैटरी, कई बार बैटरी गर्म हो जाती है, द टेम्परेचर रेस होता है, और तो सर वो जो है वो एक तो चार्जर जैसे कि मेजर अगर टेम्परेचर रेस होगा तो जहाँ तक मेरा मानना है चार्जर पावर कट भी कर सकता है, वो एक चीज़ है। तो सर ये जो पावर वाला जो इशू आज भी हमें रिसेंट में ट्रेंड्स में देखने को मिला है कि काफ़ी सारे इस बार गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो एक कैसे सर, नॉट ओनली फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ईवी कॉस्मोस कैसे दिखता है, बट एक पूरे ईवी इकोसिस्टम के लिए बताया आप कि कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसको, कि वेदर प्रूफ जो हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से क्या सारी चीज़ें ले जाए जो वो बेटर हो जाए वहाँ पे चीज़ें। वेदर प्रूफिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज। मतलब जैसे हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि 2 व्हीलर उसमें फायर इंसिडेंस हो गया, ये हो गया, बैटरी आग पकड़ गई। अब इसके हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो इसके बैकग्राउंड में जाके हमें ये पता चलेगा कि जो भी आज ईवी इकोसिस्टम की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, यूरोप में हुई है या कुछ चाइना में हुई है या जापान में हुई है, जो कंपेरेटिवली हमसे ठंडे देश हैं, तो उनने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी तो उन्होंने कम से कम हमारे यहाँ की जो एक्सट्रीम वेदरिंग है, एक्सट्रीम समर है, एक्सट्रीम रेन है, इतना उनको अंदाजा नहीं है, तो वो चीज़ उन्होंने अपनी डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट नहीं करी है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे अब इंडिया में अब ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है, तो जितने भी प्लेयर्स हैं, मतलब ये जनरल एक इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव ही है, तो सबको इस वेदरिंग को कंसीडर करके अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करना पड़ेगा। उस जैसे भाई हम यूरोप की बात करें तो 30 या 32 डिग्री मेरे ख्याल से एक्सट्रीम हीट में टेम्परेचर जाएगा जहाँ की ये सब टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हुई हैं। हमारे यहाँ 30-32 तो विंटर में रहता है, तो हमारे यहाँ 40, 42, 45, 47, 48 हम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और ये जो अब जो अपटेक है मार्केट का, तो मेरा मानना इट इज द फर्स्ट समर दैट द होल इंडस्ट्री इज विटनेसिंग। बिल्कुल। So whole industry is witnessing and they might be on a corrective course
टू कंपनसेट दिस इशू। रही बात प्रॉब्लम कम है, बिल्कुल बट फिर भी हमें उस पर अभी काम करना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर वेदर के अलावा ज्योग्राफीज़ की अगर बात की जाए तो इंडिया में बहुत विविड ज्योग्राफीज़ हैं। कहीं एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कहीं हम लोग अगर डाउन साउथ चले जाते हैं तो एकदम कोस्टल एरिया कोलकत कोस्ट जाते हैं, और काफ़ी विविडनेस है, लाइक पावर फ्लक्चुएशंस की भी आपने जैसे बात की। तो सर अदर देन वेदर, ज्योग्राफिकल कंडीशन जैसे कि हमारे यहाँ कहीं ट्रॉपिकल जैसे मेघालय तरफ जाते हैं, असम के अंदर जाते हैं जहाँ पे अभी नेटवर्क कम ही है, बट वहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा है, तो दैट नॉट जस्ट द हीट बट लाइक ज्योग्राफीज एंड रेन वगैरह, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उनके लिए कहते हैं कि जहर होता है पानी लेने में। तो सर उस जहर से कैसे आप लोग जो है दूर जा रहे हैं वो मैं वही कह रहा हूँ कि पूरी इंडस्ट्री के लिए, मतलब नॉट ओनली इंडियन ईवी इंडस्ट्री, क्योंकि ग्लोबल इट इज ड्रिवन बाय ग्लोबल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल तो सबके लिए इट इज द फर्स्ट वेदर साइकिल दैट एवरीबॉडी इज विटनेसिंग। एंड क्योर्स आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल। तो इसलिए, और जैसे आप उसकी एक्सट्रीम रेंज या एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी की जो आप बात कर रहे हैं, वही जैसा अमिताभ जी ने बोला कि ये हमारे जहन में बहुत पहले से था, तो इन सब इश्यूज को भी हमने कोशिश बहुत करी है कंपनसेट करने की, एंड सक्सेसफुली हमारा एक मानसून सीजन तो निकला है जिसमें हमने जो जो एंटिसिपेट किया था वो इश्यूज आए, लेकिन चूंकि जो हमारे जो कुछ हमने जो कदम उठाए थे तो उसके कारण हम उनको एड्रेस करते हुए हम उससे आगे निकले, लेकिन वो लास्ट तो नहीं था, मानसून उससे एग्रेसिव भी होगा, और अभी हमारे जहाँ पे इंस्टॉल बेस है वहाँ पे उतना मानसून एग्रेसिव नहीं है, लाइक मिजोरम जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, उन सब चीज़ों को ऑलरेडी आई मीन वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एड्रेस टू दिस वेदरिंग इशू। बहुत क्रिटिकल है ये हमारे मार्केट के लिए। दैट्स मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर मार्केट, मतलब जैसे आप लोग कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो yes we I mean it is our very basic primary guiding philosophy कि prevention is better than cure। सर अगर बात की जाए तो अभी हमने 2 और 4 व्हीलर्स की बात करी, 3 व्हीलर्स की बात करी, सर अगर कमर्शियल व्हीकल्स में भी हमने देखा है काफ़ी सारे प्रोटोटाइप्स, रिसेंटली हमने ट्रक्स के टिपर फॉर्म्स भी देखे हैं, कई जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सर कि लगभग 3 से 4 साल के अंदर काफ़ी सारे कमर्शियल व्हीकल्स एट अ फिक्स डिस्टेंस के लिए हो जाएंगे, तो सर उनका बैटरी पैक जो है बड़ा होने वाला है। हमने बहुत सारे बसेस देखे हैं, लाइक महानगरों के अलावा अब तो बी टाइप बी और सी सिटीज़ में भी हैं इलेक्ट्रिक बसेस। तो सर बड़ी बसेस को चार्ज करना है, बड़े व्हीकल्स को चार्ज करना कितना डिफरेंट है, और क्या आप लोग उसके लिए सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उसके लिए? बसेस में देखिए, बसेस में एक तो वही जो आपने बोला कि एक तो बैटरी कैपेसिटी बहुत हाई है, तो बसेस को आप हर जगह चार्ज नहीं कर सकते। बसेस तो वैसे भी रूट के हिसाब से उनकी चार्जिंग लोकेशंस डिसाइड होती हैं, वो अपने आप में बड़ा उसका टिपिकल एल्गोरिथम चलता है बस का, कि बस को जहाँ से जाना है तो वहाँ पे स्टॉप कितना है, जाते में ग्रेडियंट कितना है, रास्ते में कितने ग्रेडियंट है, डाउन साइड कितना है, उस हिसाब से बैटरी का एक एल्गोरिथम रहता है। एंड अगेन बस विल रिक्वायर हाई पावर चार्जिंग, तो हाई पावर चार्जिंग में वही सबसे पहले कि हाई पावर सोर्स हमको मिले। आज अगर आप एक पैसेंजर व्हीकल के लिए 30 किलोवाट्स का आप चार्जर लगा सकते हैं, बट रही बात बस की, तो यू रिक्वायर एटलीस्ट 125-150 किलोवाट, अप टू 200 किलोवाट ऑल्सो आपको चार्जर चाहिए, तो उतना पावर अवेलेबिलिटी आपको कहाँ पे रहेगा। एज फार एज इक्विपमेंट एंड इज कंसर्न वी आर रेडी विद दैट। सर आप लोगों के पास बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं तो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए कि व्हाट ऑल टाइप ऑफ चार्जर, सिंगल गन चार्जर, डुअल गन चार्जर, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सर उसको थोड़ा बताइए, ताकि अगर किसी को यहाँ से लगवाना हो या कोई आपके प्रोडक्ट्स में मेजरली इंटरेस्टेड है तो वो आपको कैसे अप्रोच करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे, पर क्या प्रोडक्ट्स आप ऑफर करते हैं वो थोड़ा सा बताएं। जैसा कि अपन ने शुरू में बात करी, जो हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों हैं, AC भी है और DC भी है। AC इज़ कंपैरेटिवली स्लो चार्जिंग, और ये फोकस मोस्टली या तो डोमेस्टिक है या 2 और 3 व्हीलर्स पे है, और दूसरी है DC फास्ट चार्जिंग। सो वी हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल। इसमें जो AC चार्जर्स हैं वो भारत AC001 है, जिसमें 10 किलोवाट का हमारा ऑप्शन है, जिसमें 3 गन्स रहती हैं, एट ए टाइम चार्ज कर सकते हैं। इसमें 2, 3 और 4 व्हीलर तीनों एक साथ चार्ज हो सकती है। एंड दूसरा चार्जर जो है AC का हमारा वो है लेवल 2 चार्जर, विच डिलीवर्स पावर ऑफ 7.2 किलोवाट। सो वो डेडिकेटेड टू अ 4 व्हीलर, कंपैरेटिवली स्लोअर चार्जिंग ऑफ अ 4 व्हीलर। तो ये दोनों ऑप्शन AC में हमारे पास अवेलेबल है, और DC में हमारे पास 30 किलोवाट DC फास्ट चार्जर
which is in single gun, and DC fast charger 60 kilowatt which is in dual gun. So ये हमारे options हैं which covers most of the vehicles on road in India right now. ओके, सो लाइक AC DC लाइक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट सॉल्यूशन है अभी जो करंट इंडस्ट्री ईवी इंडस्ट्री है उसको सारा का सारा एड्रेस करा जा सकता है एड्रेस करा जा सकता है आपके प्रोडक्ट्स के थ्रू। एंड सर लाइक व्हाट इज द आफ्टर सेल्स दैट्स लाइक मेजर क्या इनका मेंटेनेंस कैसे होता है चार्जिंग स्टेशंस का, कि आपने चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल तो कर दिया है फिर उसके बाद उसका लुक आफ्टर उसका लाइक सारा का सारा आपका सर्वर से कनेक्शन और जो भी सारी उसकी चीज़ें आती हैं टेक्निकलिटीज़ भी आती हैं फिजिकल फॉर्म में भी जो है, तो उनको आप लोग कैसे जो प्रोवाइड करते हैं? मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि हम जो भी चार्जिंग सॉल्यूशन दे रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इवन आफ्टर गिविंग द टेक्नोलॉजी, वो चार्जिंग इक्विपमेंट लगाने के बाद भी एक प्रकार से वो हमारे पास ही रहते हैं वो चार्जर, क्योंकि हमारे वो सर्वर से 24/7 जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई ट्रबल शूटिंग है, उसका पेमेंट गेट पे है, वो सारी चीज़ें हम रियल टाइम बेसिस पे वैसे भी उसको करते रहते हैं। सो कोई इक्विपमेंट जो हम सेल भी कर रहे हैं उसमें हमारी हैंड होल्डिंग थ्रू आउट है, जब तक वो इक्विपमेंट लगा जब तक हम उनसे हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। सो वहाँ कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने इक्विपमेंट दे दिया और फिर हम वहाँ अवेलेबल नहीं है। वी आर आफ्टर सेल ऑल्सो वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम। सर कोई मेजर मेंटेनेंस या मेजर कोई ऐसी चीज़ जो इनमें आती हो एक बार लगाने के बाद में, कि एक बार इंस्टॉलेशन के बाद में जो एक रूटीन पीरियोडिक मेंटेनेंस वगैरह? देखिए इसमें क्या है कि चार्जर जितने भी लगते हैं, एक तो ये हाईवेज पे लगे, आउट लोकेशन पे लगे हैं, अनवेंड है। अवधारणा तो यही है कि अनवेंड ऑपरेशन है, और अवधारणा नहीं, रियलिटी ऑल्सो दे आर अनवेंड ऑपरेशन। तो इसको लेके हम लोग एक तो डेली बेसिस पे एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क से वो चार्जर हमसे कनेक्टेड है, उस नेटवर्क का इंटीग्रिटी चेक ये हम डेली बेसिस पे करते हैं। फिर हमारी कनेक्टिविटी जो उस चार्जर के साथ एक होनी चाहिए एज पर आवर प्रोटोकॉल, वो हम मतलब ये डेली, ये तो फिक्स हमारे SOPs हैं जो हम करते हैं। अब हार्डवेयर पार्ट पे हम एक फाइनाइट टाइम जो सही रहता है तो हम उसका पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में उसके सारे हार्डवेयर के अंदर के चेक्स जो जरूरी हैं, कुछ चीज़ें अगर हमें लगता है कि उसको चेंज करना है, इसको ये करना है, वो हम पूरा हमारा एक शेड्यूल हम उसको रन थ्रू करते हैं। प्लस पीछे हमारे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे क्या क्या हमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें वेदरिंग के साथ एक मेंटेनेंस मांगती ही हैं, तो वो सब हम रिलीजियसली उसको हमारा जैसे हर साइट का एक हमारा पूरा शेड्यूल बना रहता है, इसको हम पूरा चेक करके और पूरा उसको हम करते हैं। इसमें हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि ना केवल हम मेंटेनेंस करते हैं समय समय पे जो हमारा शेड्यूल है, बट हम उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हमने उस चार्जिंग स्टेशन को मेंटेनेंस पे लिया है, तो वो जितने भी यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे स्टेशन पे कभी भी आए हैं, उनको हम तुरंत मैसेज करते हैं कि इंटीमेट करते हैं कि इस पीरियड में यहाँ चार्जिंग अभी अवेलेबल नहीं होगी मेंटेनेंस के दौरान। और जैसे मेंटेनेंस के बाद हमारा पूरा वो भी फिर हम होता तो हम फिर इंटीमेट करते हैं कि भाई नाउ दिस चार्जर इज अवेलेबल, ताकि यूजर परेशान ना हो। वो वहाँ अगर आए तो उसको चार्जिंग 100% मिल सके, या हमारा मेंटेनेंस चल रहा है तो अपना इवेंट उस हिसाब से प्लान करके आए। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें तो आपके जो पब्लिक बूथ्स हैं वो तो हैं, पर अगर हम बात करें होम बेस्ड सॉल्यूशन की, तो होम बेस्ड चार्जर्स की बात करें तो मोस्टली कंपनियां जैसे कि देखा है कि होम बेस्ड चार्जर्स देते हैं, बट क्या आप भी कोई अगर मल्टी टियर बिल्डिंग है या फिर कोई इस तरह की चीज़ें, तो आप वहाँ भी इंस्टॉल कर रहे हैं चीज़ों को? यस, वी आर डूइंग ऑन द डिमांड, राइट? यस, एब्सोल्युटली। जो हमारे AC चार्जर्स हैं वो भी वहाँ लग सकते हैं और DC भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी के वहाँ कौन सी व्हीकल्स हैं और वो कैसी चार्जिंग चाहते हैं। दोनों सॉल्यूशंस वहाँ दिए जा सकते हैं और दे रहे हैं। और सोसाइटी की स्पेसिफिक डिमांड जैसी भी हो उनकी, उसको लेके हमारे पास n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो रेडी हैं, और टेलर मेड अगर उनको कुछ उनके हिसाब से चाहिए तो दैट आल्सो वी कैन अकोमोडेट एनी टाइम। कस्टमाइजेशन आल्सो पॉसिबल है हमारे पास। तो अभी हम लोग जो है बाहर जाएंगे, जो इनका चार्जिंग स्टेशन है उसको कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरह का इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली आपको चार्जर मिलने वाला है, किस तरह से चार्जिंग गन्स मिलने वाली है,
और उसके बाद जो है हम लोग वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं क्या सारी चीज़ें जो है ईवी कॉस्मोस ऑफर करते हैं हमें एज अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से। तो अब हम खड़े हुए हैं एक लाइव प्रोडक्ट के सामने, तो मैंने सोचा कि अगर इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट भी जो है हम लोग कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन में ले लेते हैं। तो ये है ईवी कॉस्मोस का AC चार्जिंग पॉइंट। यहाँ से जो है आप कहीं ना कहीं चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स देने के लिए, हमें डिटेल्स में बताने के लिए मिस्टर दिलीप एंड मिस वर्षा हैं। तो ये दोनों जो है हमें बताएंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। और आप लोग जब ईवी कॉस्मोस से जाएंगे तो इस तरह के कुछ चार्जिंग स्टेशंस मिलने वाले हैं आपको। ये एसी के लिए है, आपको डीसी का भी जो है वो मिलेगा, मल्टी गन चार्जर वगैरह, उन सब के बारे में एक ब्रीफ नोट जो है यहाँ पे ही बताने वाले हैं। तो हम बताएं कि इसको अगर कोई यूज़र आप हमारे एंड पे यूज़ करने आता है, ईवी कॉस्मोस के पास आता है, तो वो कैसे शुरू करेगा और क्या सारे स्टेप्स जो है उसको फॉलो करने हैं। बेसिकली ये AC लेवल 2 चार्जर है जो कि 4 व्हीलर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसके थ्रू चार्जिंग लेने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप RFID के थ्रू चार्जिंग ले सकते हैं, RFID कार्ड्स के थ्रू, या फिर EV कॉस्मोस मोबाइल ऐप है हमारा। दिस इज EV कॉस्मोस मोबाइल ऐप। इसमें आप चार्जिंग पोर्ट में जाके, जो भी हर एक पर्टिकुलर चार्जर का एक चार्ज पॉइंट नंबर होता है, जैसे इसका स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है C0085। देन आपसे पूछ ऑप्शन आएगा आपको कि कितना किलोवाट एनर्जी आपको चाहिए, कि आपकी गाड़ी कितनी चार्ज है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 10 किलोवाट। देन स्टार्ट। अगर आपके वॉलेट में पहले से ही कुछ मनी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। सीमा आगे ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे शो करने लगेगा जैसे आपको। ये जो है शो करेगा, तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट दिखा देगा, इलेक्ट्रिसिटी हमें कितनी से चार्ज करना है, किलोवाट आवर में एनर्जी दिखा देगा। जी हाँ, एंड ये स्टार्ट कर देगा। तो स्टार्ट का इंटीमेशन आएगा कि हमें फिर क्या करना है, गन को प्लग करना है। प्लग करना है व्हीकल से। ओके, सो दिस इज द लाइक स्टैंडर्ड AC चार्जिंग गन, राइट? या The quality of AC the level- gun जो है, quality of the gun is like very nice. The cable is looking very heavy for particularly 4-wheeler की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा केबल जो है वो अच्छा लग रहा है। तो that's how it is। एंड एक बार जब चार्ज कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इंटीमेशन हमारे मोबाइल पे SMS आ जाता है कि आपका जो चार्ज है वो कंप्लीट हो गया और पर्टिकुलर इतना टाइम लगा है और इतना कॉस्ट जो है वो उसमें आया हुआ है। कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। सेम प्रोसेस DC के लिए भी है? जी हाँ, सेम प्रोसेस है। आप मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं, सेम रहेगा। आपको उसका नंबर डालना रहेगा, चार्ज पॉइंट नंबर। देन आपसे पूछेगा कि लाइक जैसे मैं आपको दिखा देती तो दो ही मेथड्स हैं, या तो RFID कार्ड जो ये इशू करते हैं, या तो आप उससे जा सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से जा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल स्टेप्स हैं। कितना एनर्जी आपको चाहिए वो दिखाएगा और कितना कॉस्ट आपका उस एनर्जी के लिए आपको इनको देना है वो वहाँ पे आएगा। जाके आप गन प्लग करिए और आपकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो इतना ही ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी स्मॉल, छोटा सा है। आप चाहें तो बेसमेंट बिल्डिंग्स वगैरह के नीचे या फिर मतलब कहीं भी जो है इंस्टॉल हो सकता है। एंड लाइक इनका जो DC फास्ट चार्जर्स, DC चार्जर्स वगैरह भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेटर है। स्पेशली द क्वालिटीज़ आर लाइक पार लेवल। जैसा इंडिया में हम देखते हैं कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर मुझे पर्टिकुलर मेरे एंड पे, जैसे मैं चार्जर टू चार्जर जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, मुझे वो चीज़ फील कहीं भी नहीं हो रही है। तो ये है। तो थैंक यू मिस वर्षा एंड दिलीप जी कि आपने टाइम दिया और ये बताया। तो इट इज़ लाइक दिस कि ये इस तरह से जो है चीज़ें जो है वहाँ पे काम करती हैं। तो काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये प्रशांत जी थे और ये आमिर जी थे, और दोनों से ही बात करके काफ़ी अच्छा है। प्रमोद जी जो है वो आज किन्हीं कारणों से बाहर हैं, अदरवाइज़ वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। वो यहाँ पे ईवी कॉस्मोस में वो जो है लीड करते हैं। कहीं ना कहीं टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है ये लोग। एनर्जेटिक जो है वो मेरी जो एज है उससे भी मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक कहीं ना कहीं लगते हैं। एनी हाउ दिस इज कॉम्प्लीमेंट। एंड स्पेशली जब कोई ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ों को पता करता है, जब ग्रास रूट लेवल पे जाके देखता है कि यार मेरे एक इंडिविजुअल कस्टमर को भी अगर चार्जिंग नहीं हो रही है, गन प्लग नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, या फिर उसको कोई भी इशू आ रहा है, तो वो आ रहा है, तो उसको जब अपर टियर मैनेजमेंट से तो चेन नहीं है कि यार जो है टेलीकॉलर ने किया फिर उसके ऊपर एक और है। तो जब इंडिविजुअल लेवल पे जब खुद मॉनिटर करते हैं तो काफ़ी बेटर सर्विसेज जो है वो आती है और बेस्ट सर्विसेज कहीं ना कहीं आती है, और काफ़ी मुझे जो है पर्सनली इम्प्रेस करते हैं ईवी कॉस्मोस। तो ये सारी बातें थी। अगर आप इनके किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या ईवी कॉस्मोस से आपको कोई चार्जिंग स्टेशन या किसी प्रकार की चार्जिंग हेल्प या कोई भी चीज़ चाहिए, तो नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स हैं, नंबर है, आप वहाँ पे जाके जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से इनको अप्रोच कर सकते हैं। ये लोग वेरी हैप्पी है एंड वेरी लाइक हैप्पी सोल्स, एंड लाइक जो पूरा का पूरा इनका जो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो आप इनको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, स्पेशली जब इंडिया में इतनी ज़्यादा चार्जिंग डिमांड्स ईवीज हम देख रहे हैं, ग्रोइंग जो ट्रेंड्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, हैविंग देयर टाइम एंड हैविंग देम ऑन बिहाइंड द व्हील्स इज आल्सो आवर प्लेजर, एंड वी विल जस्ट थिंक कि हम लोग जो है इनसे जैसे जैसे डेवलप करते हैं वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं इंटरेक्शन फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और अगर आपके अभी भी कोई कमेंट्स स्पेशली है या कोई आपके ऐसे सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम लोग जो कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें जो है एड्रेस कर दें। तो आज के लिए जो था वो इतना ही था। अगर वीडियोस पसंद आए हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको आजकल जो सीरीज चल रही है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही किसी बेहतरीन अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thank you.